चलिए, बहुत बढ़िया। तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं और बताएं, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है ना? क्या हाल है आप सभी के? बताएं जल्दी से एक बार, क्या हाल है आप सभी के मेरे दोस्त? बताओ भाई। आपकी कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं पहले, और फिर हम विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले तो इस कक्षा की शुरुआत में अपने परिचय से करूंगा। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का अध्ययन करवाऊंगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, विनय कुमार रफ्तार 2.0 में। हालांकि मेरी क्लास रफ्तार बैच में भी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिली होगी, है ना? तो वहां से भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैंने लेटेस्ट क्लास ही ली थी, क्योंकि मेरा सिलेबस और राहुल सर का सिलेबस थोड़ा डिले चल रहा था उसमें। यार, ये परिचय की बात है। आज हम परिचय परिचय खेलेंगे। परिचय में आज मैं आपका परिचय लूंगा, है ना? और आप मेरा परिचय लेना, ये सब चीजें। ठीक है, तो परिचय परिचय हम ज्यादा खेलेंगे। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, अमित, प्रवीण यादव, कविता यादव, है ना? मिनी, बहुत बढ़िया, प्रदीप, वंदना। साउंड नहीं आ रहा है, क्या बात कर दी? साउंड नहीं आ रहा है? हाँ, पहले दिन ही फिरकी ले ली आपने, है ना? साउंड तो आ रहा होगा। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। नमस्ते 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 सर, राम राम, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। चलिए, क्लियर है। तो ये सब कहानी है जो कि मैंने आपको बताई, और हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स, समझना, पूरा इकोनॉमिक्स हैंड रिटन ही पढ़ेंगे। मैं आपको बोलता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा, आपको लिखना है। पीपीटी का प्रयोग न के बराबर करेंगे, मैं कह रहा हूं न के बराबर। लेकिन जहां पीपीटी का प्रयोग उचित होगा वहां पर पीपीटी का प्रयोग मैं जरूर करूंगा, जैसे कि क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में, है ना? हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर होने के बाद में अगर क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं या क्या क्या संभावित क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आएंगे। ओके, तो ये पूरा हमारा सिनेरियो रहेगा क्लास का। तो इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की क्लास को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि कितनी क्लासेस आपकी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों का एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हमेशा की तरह रहता है, वो क्वेश्चन यही रहता है कि सर टोटल कितनी क्लासेस इसकी होने वाली है। मैं बताता हूं आपको कितनी क्लासेस इसकी होने वाली है, ताकि आपके आज ही सारे प्रश्न मैं समाप्त कर दूं, और फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, नए विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े। आप हमेशा मुझसे ये मत पूछना आने वाली क्लासेस में कि सर कितनी क्लासेस होगी। आज मैंने सिलेबस चालू ही किया है, और चालू भी नहीं किया अभी तो हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस में है क्या क्या। फिर हम एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिलेबस कब खत्म होगा ये प्रश्न मुझसे मत करना, कितनी क्लासेस होगी ये भी मत करना। मैं आज ही वो सारी बातें आपको यहां पर बता दूंगा, ठीक है? तो ये मेरा आपसे वायदा है, इतना मुझे कहना है आप लोगों को, ठीक है ना? आ गई बात समझ में? चलो, मैंने कुछ नहीं बोला, चिंता मत करो। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझ लो, हर चीज आपके लिए हो जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम्म। तो चलिए फिर आज की इस कक्षा की हम शुरुआत करते हैं, परिचय की हम शुरुआत करते हैं। और इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीजें देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आ जाइए जरा, परिचय की मैं शुरुआत कर लेता हूं कि आपकी एग्जाम में सवाल कहां कहां से पूछे गए हैं और किस किस तरीके से सवाल पूछे गए। सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में सिलेबस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सिलेबस के नाम से जाना जाता है। सिलेबस के नाम से इसे आप जानते हैं।
देखो सिलेबस की मैं बात करूं कि सिलेबस में क्या क्या आपका आने वाला है, तो देखो मैं सिलेबस की अगर मूल रूप से आपसे चर्चा करूं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आने वाली है, तो सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है मेरे दोस्त, तो वो मुद्रा और बैंकिंग वाला, क्योंकि यहां से परीक्षा में सवाल आए हुए हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के नाम से आप इसे जानते हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग। जब भी मेरी क्लास करो, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी मेरी क्लास करो एक कॉपी बना करके चलना, है ना, एक कॉपी बना करके चलना, क्योंकि आपको अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी, और मैं आपको लिखवाऊंगा, अपने हाथों से ही लिखवाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो मेरे साथ साथ में आप लोग लिखते रहना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, विश्वास करना। मुद्रा और बैंकिंग को अंग्रेजी में बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग। इसमें सारी की सारी बैंकें आ जाएगी, है ना, और आरबीआई भी आ जाएगी। इसके अलावा मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के क्या क्या प्रकार हैं, मुद्रा के क्या क्या काम हैं, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। 200 रुपए का नोट के पीछे किसकी आकृति है, 500 के नोट के पीछे किसकी आकृति है ना, 2000 रुपए का नोट था उसके बारे में क्या कुछ खास बात है, वो सब बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मुद्रा और बैंकिंग, जब मुद्रा और बैंकिंग हम पढ़ेंगे तो इससे हमें स्पष्टता मिलेगी, और इससे एक जुड़ा हुआ टॉपिक हमारा क्लियर होगा, और उस टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति। इकोनॉमिक्स में इसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसे, इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो इसे मुद्रास्फीति कह देते हैं, इन्फ्लेशन कह देते हैं, महंगाई इसे आप लोग समझते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, तो एक है आपका आर्थिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था, है ना। तो इकोनॉमिक सेक्टर की हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, उद्योग किस में आता है, खनन किस में आता है, उसे इकोनॉमिक सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, इकोनॉमिक सेक्टर, है ना। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, ये बात आपको याद रखना। फिर मैं अर्थव्यवस्था के प्रकार बताऊंगा, इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। आपने सुना होगा ना, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। आपने ये भी सुना होगा कि क्या बोलते हैं, विकासशील, विकसित, अल्प विकसित, है ना। तो मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानोगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के टाइप्स के नाम से आप इसे जानोगे, है ना। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार वाला टॉपिक भी आपको यहां पर कवर करवाना पड़ेगा मुझे, ये करवाऊंगा मैं, आप चिंता मत करिएगा, ये सारी बातें मैं करवाऊंगा। इसके बाद में आर्थिक नियोजन से सवाल आपकी परीक्षा में बने हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, कि भारत में सबसे पहले प्लानिंग किसने बनाई, बॉम्बे प्लान किसने बनाया, है ना, बॉम्बे प्लान कब बनाया गया, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन, क्या बोलते हैं इसे, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या बोलते हैं इसे, इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। और इकोनॉमिक प्लानिंग का ही हिस्सा है मेरे दोस्त पंचवर्षीय योजना। तो मेरे दोस्त मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। और इसी पंचवर्षीय योजना को आप 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हो, किसके नाम से जानते हो, 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हो, ठीक है। तो याद रखना 5 ईयर प्लान, FYP में लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, 5 ईयर प्लान के नाम से आप इसे जानते हो, पंचवर्षीय योजना के बारे में, ओके। तो पंचवर्षीय योजना या पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान आप इसे कह देते हैं। मैं कुछ आयोग के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग एक आयोग है, नीति आयोग। नीति आयोग के साथ साथ मेरे साथियों अगर मैं बात करूं तो योजना आयोग भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, योजना आयोग भी आपको देखने को मिलेगा। तो नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, योजना आयोग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके साथ में, है ना। इसी के साथ में NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और एक होता है वित्त आयोग। कौन सा आयोग होता है, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग को फाइनेंस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो फाइनेंस कमीशन के नाम से भी आप इसे जानते हो। ये मैं कुछ आयोग आपको यहां पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, सवाल यहां से भी आते हैं मेरे दोस्त। पेट हो जाएगा, पेट का सिलेबस तो इससे आधा भी नहीं है ना, इससे आधा भी नहीं है। पेट तो अपने आप में एक बहुत छोटा सिलेबस है, ठीक है। तो पेट क्या, पेट के पप्पा भी हो जाएंगे इससे।
तो मेरे दोस्त ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। फिर मैं एक अगला टॉपिक लूंगा मेरे दोस्त, और वो कौन सा टॉपिक रहेगा, तो याद रखिएगा उस टॉपिक का नाम आपका होगा राष्ट्रीय आय। क्या होगा? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय मेरे वाला साथियों, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय, और इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम मेरे साथियों, ये वाला टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, ये सारे की सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ में मेरे साथियों? ठीक है ना। ये राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो, इसके बाद में राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम पढ़ेंगे बजट। बजट, बजट के बारे में हम पढ़ेंगे, बजट के सारे कंपोनेंट पढ़ेंगे, और लेटेस्ट बजट भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी लेटेस्ट बजट भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, क्योंकि एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। बजट कह दो या पब्लिक फाइनेंस कह दो, या इसी को आप क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति भी कह सकते हैं, है ना। राजकोषीय नीति भी आप इसे कह सकते हैं। एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा मेरे साथियों, गरीबी एवं बेरोजगारी, तो पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी एवं बेरोजगारी के नाम से आप इसे जानते हो। तो पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी आप इसे जानते हो। तो ये वाला एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद में पढ़ाऊंगा टैक्सेशन। हालांकि अगर देखा जाए ना, तो टैक्सेशन वाले टॉपिक में ही जीएसटी आपका आएगा, लेकिन जीएसटी से अच्छे खासे सवाल आए हुए हैं। टैक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं करारोपण। क्या बोलते हैं? करारोपण के नाम से आप इसे जानते हैं, और इसे हम लोग टैक्सेशन कहते हैं, टैक्सेशन। तो टैक्स क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, टैक्स क्यों लिया जाता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोग यहां पर देखेंगे। एक टॉपिक है मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंडस्ट्री। उद्योग कितने प्रकार के हैं, है ना। औद्योगिक नीति किसे कहते हैं, कब कब आई, किस कौन कौन लेके आया, और ये कुछ टॉपिक है उद्योग के अंतर्गत, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो उद्योग वाला टॉपिक भी इसके अंतर्गत आपको शामिल करना है। उद्योग वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब मेरे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें एक जनगणना वाला टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जनगणना लिख लो आप इसे, है ना, जनगणना। और जनगणना को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसस। सेंसस बोलते हैं। हालांकि ज्यादा सही शब्द है जनसंख्या और नगरीकरण, पर हाँ मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगा, आप चिंता मत करो, ये सब मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको करवा दूंगा। जनगणना के बाद में मैं रिपोर्ट भी करवाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं कि किस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा, है ना। तो ये रिपोर्ट एवं सूचकांक, रिपोर्ट एवं सूचकांक, एवं सूचकांक के नाम से आप इसे जानते हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इंडेक्स एंड रिपोर्ट आप इसे कह सकते हैं, कि कौन से इंडेक्स में भारत का कितना नंबर है, ये सब सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं ना। फिर मेरे साथियों मैं एक टॉपिक आपको कराऊंगा, योजनाएं, है ना, कल्याणकारी योजनाएं आप लिखें इसमें, वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाएं। इसकी मैं क्लास लूंगा ऐसे तो, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हो सकता है आपको हर दिन एक एक योजनाओं के बारे में पढ़ने को मिले। इसको बोलते हैं वेलफेयर स्कीम, पर आप नहीं पढ़ोगे उसको, मुझे पता है। काश ऐसा हो जाए कि अगर आपको डेली एक एक स्कीम मिल जाए और आप अभी से उन स्कीम्स को पढ़ते जाओ, तो आपके ऊपर लास्ट में बर्डन नहीं आएगा। पर मुझे पता है आप कितना भी कर लो नहीं पढ़ोगे, क्लास लूंगा तभी पढ़ोगे। तो कल्याणकारी योजना मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। फिर मैं पढ़ाऊंगा भुगतान संतुलन, बीओपी, भुगतान संतुलन। ये सिलेबस क्यों लिखवा रहा हूं पता है आप लोगों को, कि जब मैं आखिरी कक्षा करूं तो आप मुझे बता सको कि सर ये सिलेबस में से सारे पॉइंट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, है ना। इसको बोलते हैं बीओपी, भुगतान संतुलन को बीओपी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब मैं करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी, आज ही क्लास स्टार्ट हुई है, चिंता मत करो, अभी तो सिलेबस ही डिस्कशन कर रहा हूं। क्लास आज ही शुरू हुई है, आज ही सिलेबस स्टार्ट किया हूं, ओके। अगली बात करते हैं, चलो कुछ और बातें हैं।
कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। सही है ना। चलो अगली बात करते हैं मेरे साथियों, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, या पूंजी बाजार की जगह हम लिखे वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार क्या होता है? वित्तीय बाजार, और इसको हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट के नाम से। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। तो वित्तीय बाजार क्या चीज है, फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वित्तीय बाजार भी मैंने यहां पर लिख दिया ना, कोई दिक्कत थोड़ी। स्टॉक एक्सचेंज भी आप इसे कह देते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, यूपीएसआई क्लास में यही सब कर सकता हूं। हाँ, सवाल ले लूंगा मैं आपके, चिंता मत करो। अगला हम लोग पढ़ेंगे मेरे साथियों विविध, विविध भारती। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस, मिसलेनियस। मेरे ख्याल से टॉपिक हो गए कंप्लीट बस। तो ये दरअसल आपके पूरे सिलेबस का एक हिस्सा रहेगा, ये पूरे सिलेबस का एक हिस्सा रहेगा। आप लोग क्या करना, अपने सिलेबस में सबसे पहला जो पेज है ना, उस पर लिखना। आप लिखोगे ही सही, मुझे पता है, मानोगे थोड़ी, क्योंकि मैं भी लिखता था। क्या लिखता था? श्री गणेशाय नमः, है ना, ऐसे लिखोगे। और उसके बाद में फिर बिल्कुल एक पेज खाली करोगे, उसके बाद में फिर से क्लास करोगे, है ना। तो ये बात। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको ले लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है पता है? कि सर नायक फाउंडेशन से क्लास कर ली, क्या यहां पर पढ़ना जरूरी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नायक फाउंडेशन से अगर क्लास हो गई है तो यहां पर पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पहला प्रश्न आपका यह है कि, पहला प्रश्न आपका यह है मेरे दोस्त, क्या बोल रहा हूं मैं, पहला प्रश्न आपका यह है कि क्या हमने नायक फाउंडेशन से बैच कंप्लीट की है तो यह करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि सर इससे यूपीएसआई और यूपी पुलिस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बेधड़ल्ले से हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, है ना। आप जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करो, देखो रेलवे की जो ग्रुप डी की एग्जाम है आपकी, उसका लेवल आता है, और लेवल में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए आप इससे तैयारी कर सकते हो बाकी एग्जाम्स की भी। एमपी पुलिस हो जाएगा, एमपी पुलिस तो बच्चा है इसके सामने, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो कि टॉपिक्स के अंतर्गत मैंने सवाल समझाया है। अब मैं आपको मुद्रा और बैंकिंग समझाने से पहले, मतलब आपको अभी ये नहीं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि बेसिक चीजें क्या। आज परिचय की क्लास है तो मैं परिचय ही लूंगा, इसकी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले कुछ दो चार बातें हो जाए, उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो आओ जरा मैं इंट्रोडक्शन डाल देता हूं, आज की क्लास तो इंट्रो ही रहने दो यार, आज मुझे आपको जानने दो और आप मुझे जानो। तो परिचय, परिचय, इंट्रोडक्शन। हाँ, अब आपका सवाल आएगा कि सर कितने दिन में ये क्लास होगी? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को मैं आज ही आपको बता दूं ताकि आप बार बार मुझसे ना पूछें कि सर कितने दिन बचेंगे। इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये सबसे बड़ा पेचीदा प्रश्न होता है कक्षा में। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? ऐसा लगता है कि आप पढ़ने नहीं आए हैं, सिलेबस कल ही कंप्लीट करने आए हैं, है ना। तो सिंसियर लोग तो पढ़ लेते हैं, सिंसियर लोगों को इनसे मतलब ही नहीं है, वो तो अपने सिलेबस लिख लिया, मार साहब ने लिखवाया, एक एक पॉइंट टिक करते जाएंगे और उसके बाद बताते जाएंगे कि ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। ठीक है, अगर मैं नहीं करवाऊंगा, मैंने बोल दिया कि क्लास खत्म, तो फिर बोलेंगे नहीं नहीं सर अभी कुछ बचा हुआ है ना। बहुत बढ़िया। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एएलपी भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप तो यूपीएससी की तैयारी भी कर लो इसी से, है ना। सीजीएल भी हो जाएगा, हर एक एग्जाम कवर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा परिचय की मैं बात करता हूं। परिचय में कुछ शब्दावली में लूंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला एक शब्दावली में लूंगा मेरे साथियों, वो है मेरे दोस्त, याद रखना, संपत्ति। हालांकि इन सब चीजों से आप लोग परिचित हैं। संपत्ति क्या है? संपत्ति बोलते हैं इसे, संपत्ति को परिसंपत्ति भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे अंग्रेजी में असेट कहते हैं, असेट। भाई जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है ना बच्चा, उसको तो मजा ही आ जाएगा आपकी कसम, उसको असेट बोलते हैं, असेट। तो असेट किसको कहते हैं? परिसंपत्ति, या संपत्ति किसे कहते हैं? तो संपत्ति उसे कहते हैं जिससे पैसा कमाया जाए। भाई संपत्ति किसे कहते हैं? कोई मुझसे पूछे सर संपत्ति क्या है,
तो मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई जिसकी वजह से पैसा कमाया जाए वही संपत्ति है, उसी को क्या बोलेंगे, संपत्ति बोलेंगे। जिसकी वजह से पैसा कमाया जाए उसको क्या बोलेंगे, संपत्ति बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि संपत्ति क्या है, तो संपत्ति वह है जिसकी वजह से पैसा कमाया जाए। क्या बोल रहा हूं, जिसकी वजह से पैसा कमाया जाए। तो पहले मैं लिख देता हूं, जिसकी वजह से पैसा कमाया जाए या जिसकी सहायता से पैसा कमाया जाए, अर्निंग विद द हेल्प ऑफ असेट्स। तो जिसकी वजह से पैसा कमाया जाए, जिसकी वजह से पैसा कमाया जाए, या पैसा या वित्त, वित्त भी बोल देते, फाइनेंस भी बोल सकते हैं, वित्त, वित्त को ही पैसा बोलते हैं इसे। जिसकी वजह से पैसा या वित्त कमाया जाए या इकट्ठा किया जा सके, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसी को हम लोग जानते हैं मेरे साथियों संपत्ति के नाम से। किसके नाम से, संपत्ति के नाम से। ठीक है, तो जिसकी वजह से अर्निंग की जाए। आ रही बात समझ में? क्लास ठीक से नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड देखूंगी। क्या बात कर दी, कुछ हमारे पास है वही संपत्ति बोल। सर आप बहुत अच्छा पढ़ समझाते हैं। नहीं नहीं वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे बताओ क्लास ठीक नहीं चल रही है क्या, कोई इशू आ रहा है? एक बार अगर जिनको इशू आ रहा है, क्लास रुक रही, क्या बात कर दी यार। एक काम करो आप, एक काम करो मेरे भाई बहनों, क्लास से बाहर हो जाओ, वापस से क्लास में आ जाओ जल्दी से। मैं चुप हूं अभी थोड़ी देर, है ना, जाओ क्लास से बाहर हो जाओ, फिर से क्लास में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कुछ की क्लास ठीक चल रही है, कुछ में दिक्कत है, तो मैं रुक जाता हूं। जाओ अभी जल्दी से आ जाओ, क्लास रिफ्रेश कर लो एक बार, एप्लीकेशन को हटा दो, फिर से एप्लीकेशन में आ जाओ जल्दी से, है ना। बहुत बढ़िया, अगर दिक्कत आ रही है किसी किसी को तो वो ऐसा काम कर लो, ठीक है। सबके इसमें नहीं, बाकी के इसमें कुछ अच्छी भी चल रही है क्लास, ऐसा नहीं है। तो करें शुरू वापस से। चलो, मैंने कहा संपत्ति किसे कहते हैं, तो संपत्ति को परिसंपत्ति भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से पैसा कमाया जाए। देखो किसकी वजह से पैसा कमाया जा सकता है, संपत्ति की वजह से। जैसे मेरे पास में संपत्ति क्या है, मेरे पास में एक छोटी सी कार है, तो कार मेरी संपत्ति है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी वजह से मैं पैसा कमा सकता हूं, बिल्कुल कमा सकता हूं। कार में मैं उबर ओला पर चला दूं इसको, है ना, मैं इसको टैक्सी के रूप में चला दूं तो मुझे पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात, मेरे पास में मेरी भूमि है, जमीन है, तो भूमि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैंड के नाम से जानते हैं। भूमि को किस नाम से जानते हैं, लैंड। तो भाई मेरी जो जमीन है वो भी मेरी संपत्ति है ना, मैं उसको बेच दूंगा तो भी मैं पैसा कमा सकता हूं, उसको मैं लीज पर दे दूंगा तो भी मैं पैसा कमा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरे पास मेरा ज्ञान है, नॉलेज, मेरे नॉलेज से मैं पैसा कमाता हूं कि नहीं कमाता, बिल्कुल कमाता हूं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भाई मेरे पास मेरा ज्ञान है, इसकी वजह से तो मैं पैसा कमाऊंगा ना। मुझे कंपनी पैसा दे रही कि सर आपने पढ़ाया तो लो आपको पे, आप पे करते हैं। मैंने कहा हाँ भाई पे तो कर दो, ठीक है। तो मेरे ज्ञान की वजह से मैं पैसा कमा पा रहा हूं, ये भी बात सही है। मेरे ज्ञान के अलावा मेरे साथियों मेरा मकान है, मकान है मेरा, तो मकान मेरी संपत्ति है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि हो सकता है इस मकान को मैं किराए पर चढ़ा दूं। सही बात है कि गलत है? तो मेरा मकान जो है, हाउस है, वो भी क्या है, मेरी एक संपत्ति है। हाउस मेरी क्या है, एक संपत्ति है ना, मेरी एक संपत्ति है। मकान भी मेरा एक संपत्ति है। मेरे पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जो कि अब नहीं है, मान लेता हूं कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है, तो मैं लाइब्रेरी की वजह से भी तो पैसा कमाता हूं ना भाई। मैं उसको दे देता हूं, बच्चे आते हैं, बच्चा मुझे 500-700 रुपए जो भी फीस होगी वो देगा। इसके अलावा मान लो मेरे पास पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप जो है उससे भी मैं पैसा कमाता हूं, बिल्कुल कमाता हूं। तो ये भी मेरी क्या है, संपत्ति है। अगर मेरे पास में मान लो बाइक हो, तो बाइक भी मेरी क्या है, एक संपत्ति है। बाइक भी मेरी क्या है मेरे दोस्त, एक संपत्ति है, संपत्ति असेट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है संपत्ति, संपत्ति घर हो सकता है, जमीन हो सकता है। जमीन लिखा क्या, हाँ नहीं लिखा, लिख लो जमीन, तो जमीन मेरी संपत्ति हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है मेरे साथियों, ये संपत्ति है। ये क्या है, आदि आदि एक्सेट्रा आप लोग लिख सकते हैं, ये सारी की सारी संपत्ति है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सभी चीजों से पैसा कमा सकता हूं ना, मेरा ज्ञान है, मैं इससे भी पैसा कमा सकता हूं, ये मेरी संपत्ति है। क्या बोलते हैं इसे, संपत्ति कहते हैं, संपत्ति, असेट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसके लिए शब्द क्या है, संपत्ति बोलते हैं, परिसंपत्ति भी आप इसे कह देते हैं मेरे साथियों, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ध्यान रखना मेरे साथियों, संपत्ति है, क्या बोलते हैं इसको, संपत्ति है, ठीक है। तो इनकी सहायता से मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, पैसा कमा सकता हूं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है। ये संपत्ति है। चलो भाई, संपत्ति वर्ड आप क्लियर कर चुके हैं।
मैं चाहूं तो संपत्ति को दो पार्ट में डिवाइड करके भी देख सकता हूं। कैसे सर? देखो, संपत्ति को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक को बोलते चल संपत्ति, एक को बोलते अचल संपत्ति। सुना आपने? चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो असेट्स को मैं दो टाइप से मेरे साथियों उसका क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? तो एक को हम बोल सकते हैं चल संपत्ति। चल का मतलब है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले। चले का मतलब है कि जिसे ले जाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना। तो चल बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूवेबल। क्या बोलेंगे? मूवेबल। मूवेबल, ठीक है। तो एक होती है मूवेबल असेट्स, चल संपत्ति, है ना। चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। जैसे मेरा ज्ञान, मुझे बताओ मेरा नॉलेज, मेरा जो ज्ञान है, आज मैं अभी उज्जैन में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, हो सकता है कि अगले सैटरडे को मैं दिल्ली में चला जाऊं तो वहां जाकर के पढ़ाऊं। तो मेरा ज्ञान तो मैं यहां दे रहा हूं तो भी मुझे पैसा मिलेगा, अगर मैं दिल्ली में जाके दूं तो भी पैसा मिलेगा। हो सकता है अमेरिका वाले बोले यार सर हमारे यहां भी पढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ज्ञान मेरी कार भी मेरी संपत्ति है ना। तो कार मेरी साथियों, कार क्या है? वो भी तो चल सकती है ना। मेरी बाइक भी क्या हो सकती है? चल सकती है। आ गई बात समझ में? तो कार हो गई, बाइक हो गई, नॉलेज हो गया, ये मेरी संपत्ति है ना। ये चल संपत्ति है। क्या बोलते हैं इसे? चल, है ना, मूवेबल आप इसे कह सकते हैं। एक होती है अचल संपत्ति। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अचल। अचल का मतलब है जो स्थिर हो। तो अचल या स्थिर भी बोल सकते हैं इसे, नॉन मूवेबल आप इसे कह सकते हैं। अचल या फिर स्थिर के नाम से भी आप इसे जानते हैं, स्थिर, है ना। और इसको हम बोलते हैं नॉन मूवेबल। नॉन मूवेबल मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती, उसे बोलते हैं अचल संपत्ति। क्या बोलते हैं? अचल या नॉन मूवेबल के नाम से आप इसे जानते हो। अब दरअसल समझना आपको ये होगा मेरे साथियों कि अचल कौन कौन सी है। मुझे बताओ मेरा मकान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है क्या? कहीं नहीं जा सकता। तो मेरा मकान एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। पेट्रोल पंप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो पेट्रोल पंप भी हो गया मेरे साथियों। मेरी जमीन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। तो ये भी कैसी हो गई? अचल संपत्ति हो गई। आ गई बात समझ में? इनको किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे भाई? अचल के नाम से हम जिसे जानते हैं। बहुत बढ़िया, ओके। तो ये अचल संपत्ति के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो संपत्ति शब्द आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई। चलो अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों, याद रखना, उसको बोलते हैं अवसंरचना। अवसंरचना, अवसंरचना, अगला कॉन्सेप्ट है अवसंरचना। और अवसंरचना का मतलब क्या होता है? इसके बहुत सारे नाम है। इसको हम बोलते हैं अधोसंरचना। अवसंरचना का एक और नाम है और इसको बोलते हैं अधोसंरचना, है ना। अधोसंरचना भी आप इसे कह सकते हैं। या फिर एक और शब्द बोलते हैं और उसको बोलते हैं आधारभूत संरचना। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना के नाम से भी आप इसे जानते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए केवल एक ही शब्द है, बाकी हिंदी में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द क्या पता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? केवल एक ही शब्द है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। और सच बताऊं ना मैं आप लोगों को, तो बात सच्चाई की यह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इकोनॉमिक्स में शॉर्ट फॉर्म में इंफ्रा कहा जाता है। इंफ्रा, है ना, इंफ्रा कहा जाता है। तो अवसंरचना क्या है जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। अवसंरचना क्या है जरा इसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। अवसंरचना किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? आ गई बात समझ में? चलो अवसंरचना के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि अवसंरचना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते किसे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? भगवान करे आप सभी लोगों की नौकरी लग जाए, है ना, आप सभी लोगों की नौकरी लग जाए। आखिरी में बता दूंगा, चिंता मत करो कि कितनी क्लास होगी। अभी से अगर ये चिंता है तो मैं तो आपसे कहूंगा कि क्लास करो ही मत आप। भाई जिन बच्चों को चिंता है कि सर क्लास कब तक खत्म होगी, कितना समय लगेगा, कितने साल लग जाएंगे, कितने महीने लग जाएंगे, तो मेरे दोस्त आप क्लास ही मत करो। आप तो रहने दो, आज से ही कंप्लीट हो गई मेरी क्लास, है ना। शुरुआत भी आज से हुई ना, खत्म भी आज ही हो गया। पर अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो मैं आपके साथ में खड़ा हूं। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कि मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊं, जब तक कि आप संतुष्ट नहीं हो जाए। लेकिन बार बार अगर एक ही सवाल पूछोगे, उस दिन से क्लास लेना बंद कर देना मेरी, है ना। इसलिए बंद कर देना क्योंकि आपको सिलेबस की पड़ी है, आपको इस बात की पड़ी है कि सिलेबस कब खत्म होगा, कब हम क्लास से छुट्टी ले ले, खत्म हो जाए पूरा। ऐसे क्वेश्चन मत करा करो, ये बहुत बेकार सा प्रश्न है।
पर फिर भी मैं आज की क्लास खत्म होगी उसके बाद बताऊंगा कि आपको टोटल कितनी क्लास लगने वाली है। पहले ये टॉपिक समझा दूं फिर मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा भगवान करे आप लोगों की सबकी नौकरी लग जाए, मैं तो यही चाहता हूं कि सबकी नौकरी लग जाए, है ना। ग्रुप डी में लगो, एनटीपीसी में लगो, किधर भी लगो, पर लग जाओ। कम से कम रेल में आना आएंगे जाएंगे तो आप लोग हमारा चालान तो नहीं बनाओगे अगर टिकट से नहीं गए तो। टिकट तो लेते हैं मेरे दोस्त, पर यही होता है कि कभी कभी स्लीपर की टिकट ले लेते हैं, कंफर्म नहीं होती है, या स्लीपर में हो जाती है, थर्ड एसी में जाना रहता है तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है हमको। तो आप रहोगे तो थोड़ी मदद मिल जाएगी शायद। सुनो, आपकी नौकरी लग गई, मान लो आप रेलवे में चले गए। आपकी रेलवे में जो भी, मेरा एक दोस्त है रेलवे में, पाटे पाटे घूमता रहता है वो, कभी बताऊंगा उसका नाम। तो याद रखना आपकी रेलवे में नौकरी लग गई। रेलवे में जहां पर आपकी नौकरी लगी वहां पर आप गए, ड्यूटी के लिए गए, और आप जहां पर ड्यूटी के लिए गए वहां देखा आपने कि यार छत जो है वो टपक रही है, पानी वहां से नीचे की ओर गिर रहा है, छत से पानी गिर रहा है, बरसात का दिन था। आप आपको जो बंगला अलॉट किया गया, बंगले से मेरा मतलब है जो क्वार्टर आपको दिया गया, वहां पे क्वार्टर बोलते हैं उसको, है ना, वहां से छत जो है वो टपक रही है, वहां पर लाइट ही नहीं है, या लाइट चली गई तो मच्छर बहुत काट रहे हैं ऐसे। अरे आपने कहा यार कहां आ गया मैं जंगल में, पर फिर भी मच्छर बहुत काट रहे हैं आप लोगों को। पीने का आरओ वाटर भी नहीं है वहां पे। ऑफिस जाते हो तो 2 पानी की बोतल भर के लेके आ जाते हो, है ना। तो मतलब आप ऑफिस जाते हो तो पानी की बोतल भर के लेकर के आते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। वहां पे पानी पीने का भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, आपका मोबाइल चार्जिंग ही नहीं हो रहा है, वहां पता चला नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। आपने अपनी बीवी को या मम्मी को फोन लगाया तो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। बड़े परेशान हो रहे हो यार आप लोग, बड़े परेशान हो रहे हो। फिर ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपकी जो इफिशियंसी है, आपकी जो दक्षता है, आपकी जो क्षमता है काम करने की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। और अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे तो रेलवे कैसे अच्छे से चल पाएगी? तो रेलवे अच्छे से नहीं चल पाएगी तो देश की इकोनॉमी कहां से बढ़ पाएगी? तो याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना या अवसंरचना या आधारभूत संरचना उसे कहते हैं जिसकी सहायता से देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद ली जा सके। जैसे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए पानी चाहिए, अगर अच्छा पानी होगा, स्वच्छ पानी होगा तो हमारे यहां बीमारियां कम फैलेगी। अगर अच्छी सड़क होगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंचा जा सकता होगा, है ना, हम लोग ऑफिस जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो जाएगी। अगर देश के अंदर मेरे साथियों इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो देश का विकास भी बहुत जल्दी होगा, काम जल्दी होगा, देश की जीडीपी में योगदान ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? आप लोगों की क्लास अटक रही है, 10 सेकंड पीछे कर लो, क्लास को नहीं अटकेगी फिर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, जिसकी सहायता से इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, है ना, तो मैं पहले लिखता हूं फिर इसको और समझाने की कोशिश करता हूं। अवसंरचना या अधोसंरचना किसे कहते हैं? तो जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो, जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो, बूस्ट का मतलब वो बड़े आगे बढ़े, जिससे इकोनॉमी, जिससे अर्थव्यवस्था, जिससे अर्थव्यवस्था को तेजी मिले, को तेजी, या इसी को बोलते हैं बूस्ट, जिससे अर्थव्यवस्था को तेजी मिले। तेजी मिले, तेजी का मतलब है कि इकोनॉमी जल्दी से आगे बढ़े, है ना। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आधारभूत संरचना के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं किससे इकोनॉमी को बूस्टअप मिल सकता है? तो जैसे सड़क को बूस्टअप मिल सकता है, सड़क से। अगर सड़क नेटवर्क अच्छा होगा तो हम कहेंगे यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना। जैसे मैं बात करूं इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट अगर अच्छा चलेगा तो हम कहेंगे यार इंफ्रा बहुत अच्छा है। अगर बिल्डिंग नहीं होगी, पानी नहीं टपक रहा होगा, तो भी मेरे साथियों हम लोग क्या कहेंगे कि इंफ्रा अच्छा है। तो पानी अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, विद्युत भी होना चाहिए वहां पर, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद्युत भी होना चाहिए। सड़क नेटवर्क, इंटरनेट, पानी, विद्युत, है ना। फिर ओके, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी हो ही गया ऐसे तो, है ना। भवन लिख सकते हो, भवन भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। शिक्षा, आजकल शिक्षा को भी ऐड कर लिया है ना। स्वास्थ्य को भी ऐड कर लिया है मेरे साथियों, स्वास्थ्य। अगर ये सब चीजें अच्छी होगी तो देश की इकोनॉमी में तेजी मिलेगी, इसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा केवल हमने बनाई है। क्या बनाई है? कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो जिसकी सहायता से देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़े उसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। जैसे सड़क नेटवर्क, इंटरनेट, और ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
चलो, कई बच्चों की शिकायत है क्लास में आज प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता क्लास में प्रॉब्लम है कि नहीं है, पर मैं एक बार चेक करूंगा। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, है ना। अगर क्लास में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। हालांकि अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, पर मैं आपकी एक बार क्लास चेक कर लेता हूँ। रफ्तार 2.0 में क्लास चल रही है ना। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी कुछ इशू आ जाते हैं, टेक्निकल इशू। पर ये रिकॉर्डेड क्लास तो डली जाएगी ना, वो भी आप इसको वॉच कर सकते हो, है ना। या मैंने जो बोला आपने वो किया नहीं होगा। ऐसे मैं आपको बताऊं, मेरी इसमें तो बहुत अच्छी क्लास चल रही है, मतलब कोई इशू नहीं है। नहीं है कोई प्रॉब्लम, कई बच्चे अब कमेंट भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो रहता है ना। खैर, बात समझ में आ गई। तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर अब आपको सवाल मिले कहीं भी, या आपको पॉइंट मिले कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने आपको बता दी। एक और शब्दावली मैंने बता दी, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। एक और शब्दावली कौन सी बता दी मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी मैंने कर दी। अब इसके अलावा मैं एक शब्द बताता हूं, और वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा वाले टॉपिक में हमें चाहिएगा भी सही। और वो शब्द है मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति। और इसको बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई के नाम से आप इसे जानते हो। क्या होता है मुद्रा आपूर्ति, क्या होता है मनी सप्लाई। देखो, आसान से शब्दों में मैं आपको इसको बताऊं कि मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई क्या होता है, तो आप क्या जवाब दे इसका, है ना। क्या जवाब दोगे इसका। चलो भाई, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को कि मुद्रा आपूर्ति क्या है, मनी सप्लाई किसे कहते हैं। देखो, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि देश की इकोनॉमी में कितना पैसा है ना। तो मैं इसको लिखूंगा, देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी शब्द से परिचित है करता है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में, है ना, उपलब्ध, उपलब्ध कुल मुद्रा, उपलब्ध कुल मुद्रा, कुल मुद्रा, है ना, उपलब्ध कुल मुद्रा क्या कहलाती है, मुद्रा आपूर्ति कहलाती है। तो किसी भी देश की इकोनॉमी में कितनी मुद्रा उपलब्ध है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मुद्रा आपूर्ति के नाम से जानते हैं, मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की इकोनॉमी में, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, किसी भी देश की इकोनॉमी में कुल कितनी मुद्रा उपलब्ध है ना, कुल उपलब्ध मुद्रा जो है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मुद्रा आपूर्ति के नाम से जानते हैं। अब ये मुद्रा किस किस के पास में हो सकती है ना, किस किस के पास में हो सकती है। तो ये मुद्रा हो सकती है आरबीआई के पास में, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, ये मुद्रा किस किस के पास में हो सकती है, तो ये मुद्रा किसके पास में हो सकती है, वाणिज्यिक बैंकों के पास में, वाणिज्यिक बैंकों के पास में, वाणिज्यिक बैंकों के पास में, है ना। वाणिज्यिक बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक, तो वाणिज्यिक बैंक के पास मुद्रा, है ना। और ये मुद्रा हो सकती है जनता के पास, प्लस जनता के पास,
जनता यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, नागरिक है, उनके पास भी मुद्रा हो सकती है। तो इसी को हम तरलता शब्द से मतलब इसी को मुद्रा आपूर्ति शब्द से परिचित कराते हैं। अच्छा, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति का मतलब है मुद्रा की कितनी मात्रा है। इसके लिए एक और नाम हम लिखते हैं, याद रखना है, इसी मुद्रा आपूर्ति के लिए एक और शब्द है और वो है तरलता। तरलता, तरलता शब्द है, तरलता। और तरलता का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नाम होता है। तरलता का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी होता है। तो तरलता को अंग्रेजी में लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं और मुद्रा आपूर्ति को भी लिक्विडिटी कह देते हैं, मनी सप्लाई ऐसे अंग्रेजी शब्द है, इसी को तरलता कह देते हैं। अब देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे समझ में आएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लो मेरा नाम विनय है, मेरे पास अभी वर्तमान में कितना पैसा रखा है, तो मैं मान लेता हूं कि 1500 रुपए रखा है, 1500 रुपए मेरे पास में रखा हुआ है, ठीक है। और एक है मेरे साथियों, मेरे दोस्त राहुल सर, राहुल सर की जेब में अभी मान लो 2000 रुपए रखे हैं। कितने रुपए रखे हैं? 2000 रुपए रखे। मुझे बताओ किसकी जेब में पैसा ज्यादा है? किसकी जेब में पैसा ज्यादा है? डेफिनेटली राहुल सर की जेब में पैसा ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि राहुल सर की तरलता ज्यादा है, राहुल सर की तरलता ज्यादा है ना। किसकी जेब में पैसा कम है? मेरी जेब में पैसा कम है, मेरी जेब में केवल 1500 रुपए हैं, तो मेरी तरलता कम है। मेरे पास मुद्रा आपूर्ति क्या है? कम है। राहुल सर के पास में मुद्रा आपूर्ति क्या है? ज्यादा है। यही तो मैं बोलूंगा ना। तो राहुल सर के पास में मुद्रा आपूर्ति ज्यादा है। तो तरलता का मतलब होता है कि किस व्यक्ति के पास में कितना पैसा है, इसी को तरलता शब्द से नोटिफाइड किया जाता है। और ये कुछ ऐसे शब्दावली थी जो हमें बैंकिंग वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी होगी इनकी। अब मैं शुरुआत करूंगा बैंकिंग की। तो बैंकिंग की शुरुआत कर देता हूं मैं आज ही, और आपको बता देता हूं कि कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो याद रखना है, मैं मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग की शुरुआत करने जा रहा हूं। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे वो जरा सुन लो। देखो, बैंकिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको बता दूं स्पष्ट तरीके से बैंकिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें बैंकिंग वाला चैप्टर करीबन 7 से 8 दिन चलने वाला है। ये जो बैंकिंग वाला चैप्टर है आपका, ये 7 से 8 दिन तक चलेगा। बैंकिंग वाला चैप्टर 7 से 8 दिन तक चलेगा, 7 से 8 दिन तक। देखो, बैंकिंग वाला चैप्टर कितने दिन चलेगा? तो लगभग 7 से 8 दिन आपका बैंकिंग वाला चैप्टर चलने वाला है। और बैंकिंग में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? तो बैंकिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई, इसके बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई के क्या क्या काम होते हैं, आरबीआई क्या क्या कार्य करती है ना। आरबीआई के अलावा जो कमर्शियल बैंक, हमारी व्यापारिक बैंक है, वो कौन कौन सी है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ लेंगे व्यापारिक बैंक। कमर्शियल बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। व्यापारिक बैंक के क्या क्या काम है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपका एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं आपका विकासात्मक बैंक, डेवलपमेंटल बैंक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, है ना, आईडीबीआई बैंक हो गया, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये कुछ बैंक हो गई है। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नेशनलाइजेशन। तो बैंकों का विलय एक टॉपिक ये रहेगा, बैंकों का विलय, मर्जर, कि बैंकों को कब कब मिलाया गया, क्या क्या किया गया, है ना, मर्जर, मर्जर के नाम से आप इसे जानते हो। एक पढ़ेंगे राष्ट्रीयकरण वाला, कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन, है ना। और फिर एक विविध वाला टॉपिक हम पढ़ लेंगे, बैंकों में भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ये आज की क्लास के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको स्पष्ट होगी। रफ्तार बैच की या रफ्तार 2.0 की आज पहली क्लास थी, है ना, और डेमो वेमो कुछ नहीं था, ये पहली क्लास ही है। अब हम कल आपसे नहीं मिलेंगे, कल सैटरडे है, याद रखना, और संडे को भी छुट्टी रहती है। हम लोग अब मिलेंगे मंडे को। तो मंडे को एक शानदार, जानदार और एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ मिलने वाले, जिसका नाम क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की शुरुआत अब हम मंडे को करेंगे। और अब हर दिन आपकी क्लासेस जो रहेगी वो इसी समय चलेगी, दोपहर 2 बजे। एक बात और बता दूं, कितनी क्लास इसमें होने वाली है आपकी टोटल, तो इसके अंतर्गत आपकी टोटल क्लास कितनी होगी? अब हर बार मुझसे सवाल मत करना, और अगर करना हो तो बेटा मत पढ़ना, इससे अच्छा तुम आज से ही क्लास बंद कर दो, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। मैं आपको बता देता हूं, मनी एंड बैंकिंग की दोनों, अगर मनी और बैंकिंग को मिला दे तो 10 क्लास, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। मुद्रास्फीति की आप एक क्लास मान सकते हो, एक क्लास इसकी, 2 10 इसकी, एक 11 हो गई।
आर्थिक क्षेत्र की मैं बात करूं तो 12 क्लास, अर्थव्यवस्था के प्रकार की 13 क्लास हो गई, आर्थिक नियोजन मेरे साथियों 14 क्लास, पंचवर्षीय योजना में लगभग 2 क्लास लगती है, 2 से 3 भी लग सकती है, 16-17 है ना। उसके बाद नीति आयोग हो गया आपका चैप्टर, बजट, राष्ट्रीय आय, कुल मिलाकर के 35 से 40 क्लास। मैं बोल रहा हूं 35 से 40, अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊं तो 42 से 45 क्लास भी हो सकती है ना। अब ये मेरी जवाबदारी कि उसको कैसे करवाना, मैं जल्दी करवा दूंगा। अब मत मुझसे पूछना 40 से 42 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। अगला सवाल अब नहीं बनना चाहिए कि सर कितनी क्लासेस होगी और कब खत्म होगा, प्लीज ये मत करना। टीचर को ऐसा लगता है कि यार शायद बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ना, वो अपनी इफिशियंसी को घटा लेता है इस चक्कर में। इसलिए जितना अच्छे से पढ़ना है, जितना अच्छे से टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ने की कोशिश करना, बार बार ये सवाल मत करना, ठीक है ना। तो आज के बाद मुझे ये सवाल दिखना नहीं चाहिए इसके अंदर कि सर कितनी क्लास बची है, कब खत्म होगा, ये दोनों सवाल नहीं दिखना चाहिए। इन दोनों सवालों से नफरत हो गई है हमें अब, है ना। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। अब आपसे मिलेंगे सोमवार को, कल नहीं मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे। तो सोमवार को दोपहर 2 बजे फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, क्या सुधार की सुझाई से। मैं आपको लिखवा के ही क्लास करवाऊंगा, है ना। आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, पीडीएफ तो वहां पर पढ़ाऊंगा जहां बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं लिखवा कर ही आपको क्लास कराऊंगा। चलिए, शुक्रिया, जय महाकाल। मिलते हैं आपसे सोमवार को दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। नोट्स जरूर बनाना आप क्लास में ही।